देखिए बेटा, वेक्टर एडिशन में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं, उनका जो एडिशन है दैट इज इक्वल टू, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब बोलने को इसको आर बोलो, बी बोलो, सी बोलो, कुछ भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। इसी में अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहां बेटा डायरेक्शन के लिए हमने ये देखा था कि जो tan अल्फा होता है दैट इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा, और इसमें हमने देखा, हमने नाम रखा था बीटा, सो वी राइट tan बीटा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b cos थीटा। ठीक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, थीटा क्या है, आल्दो हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है बी, ठीक है, इधर बनाओ या इधर भी बना सकते हैं। ये है उनका रिजल्टेंट आर, ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, और ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। अब जब माइनस बी करना है तो इसी ए को रिवर्स कर लेंगे, सॉरी बी को रिवर्स करेंगे तो इधर बन जाएगा एक वेक्टर, एंड इसे हम बोलते हैं माइनस ऑफ बी वेक्टर। अभी ये आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है माइनस बी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है जिसे हम आर डैश बोलते हैं, इसे आर बोला था और इसे आर डैश बोला था। तो आर डैश कितना बना, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल है, सी द डिफरेंस, ए और माइनस बी के बीच में, दिस इज 180 माइनस थीटा। ए और माइनस, ए और आर डैश का जो एंगल है वो है बीटा। फिर इसमें हमने ये भी देखा कि अगर, नोट करना है, एक बार कर लीजिए नोट पहले, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। फिर बेटा इसमें हमने एक चीज और प्रूव की थी कि अगर ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ए के बराबर ही अगर हम इसको ले लें, तब हमारा जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, जिसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये आता है 2a cos थीटा बाई 2। याद होगा आपको, हमने इसके डिफरेंट केसेस देखे थे, और यहीं पे आपको ये भी बताया था कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो tan अल्फा बनता है tan थीटा बाई 2, विच मीन्स अल्फा इज हाफ ऑफ थीटा, मतलब सेंटर में। अभी नेक्स्ट देखिए, अगर ए और बी बराबर हैं, वेक्टर्स नहीं, मैग्नीट्यूड, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो उनके डिफरेंस का क्या मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, मैं पहले लिख लेता हूं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है ए के, देन बेटा ये ध्यान में रखना, मैं अभी तो डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूला, अभी प्रूव करके दूंगा आपको। ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2a sin थीटा बाई 2, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पर बीटा जो होगा वो तो हाफ ऑफ थीटा ही होगा।
क्योंकि अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट तो सेंटर में ही आता है। ठीक है, अब इस चीज को प्रूव करेंगे कि a माइनस बी, अभी प्रूव कर लेंगे बट लेटर ऑन आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही करने हैं कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो a माइनस बी कितना होगा। जो मैंने यहाँ फॉर्मूला में लिख दिया कितना होगा, अभी आप यहां से आप देखिए कितना आता है। सो द सिचुएशन इज लाइक दिस, इफ magnitude of a is equal to the magnitude of b and that both are equal to a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड बराबर है। सो क्या बनेगा बेटा, देयरफॉर a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस फिर से ए स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा, विच मीन्स कि a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया बेटा 2a स्क्वायर minus 2a square into cos theta, which means that a minus b का जो मैग्नीट्यूड है उसे आप लिख लीजिए, इन दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखें जो आपको पहले बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, इसलिए जो 1 माइनस cos थीटा होगा वो होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। चेक कर लें आप इसको, तो ये आपके पास बनता है ट्वाइस a sin थीटा बाई 2 होल स्क्वायर एंड देन रूट, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा 2a sin थीटा बाई 2। कब, अगर a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2a sin थीटा बाई 2। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। 2a sin थीटा बाई 2, इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो अभी बताता हूं मैं। तो फाइनली ये याद रखें दो चीजें, अगर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनके जो सम है a प्लस बी जो है वो होता है 2a cos थीटा बाई 2, और बेटा उनका जो डिफरेंस है वो होता है 2a sin थीटा बाई 2। हमने बेटा एडिशन को तो डिस्कस किया हुआ पहले, अगर आपको याद हो तो ये एडिशन वाला तो हम देख चुके हैं पहले, तो अब वैल्यू कितनी आती है एंगल का कैसे वैल्यू रख के। अभी देखें, सपोज करो कि ऐसा क्वेश्चन दिया है कि एक वेक्टर है उसको थीटा से टर्न कर दिया, व्हेन ए वेक्टर a is turned through an angle theta, then the magnitude of change in vector is 2a sin थीटा बाई 2। नोट कर लीजिए, मैं समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो।
जब भी हम किसी वेक्टर को थीटा से टर्न करते हैं तो उसमें जो चेंज हुई उस चेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो 2a sin थीटा बाय 2 होता है। वेक्टर a है, उसका मैग्नीट्यूड a, थीटा से टर्न किया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। बता रहा हूं आपको इसका रीजन, आप पहले ये नोट करो। देखो इसका एक्सप्लेनेशन, मान लीजिए बेटा ये कोई एक वेक्टर है a, हमने क्या किया, इस वेक्टर को टर्न कर दिया, टर्न कर दिया बाय एन एंगल थीटा, मींस यहां था ऐसे टर्न कर दिया, ये वेक्टर बन गया। और अब मैं इसको a नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता बेटा अब इसको a? क्योंकि ये अब a नहीं है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो जब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है तो मतलब वेक्टर चेंज हो गया। तो यहां ये वेक्टर था a, थीटा से टर्न किया, बन गया b, राइट। लेकिन a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि एरो की लेंथ तो सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ द एरो। तो जब आप इस वेक्टर को ऐसे टर्न करोगे तो लेंथ तो सेम रही, इसलिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहा। तो आपको चेंज इन वेक्टर पता करना है। इसका मतलब देखो क्या है, सपोज करो ऐसे एक ट्राइंगल बना के देखो, ओ पी क्यू, ये है आपके पास चेंज इन वेक्टर। मैं इसको अगर बोल दूं डेल्टा ए, डेल्टा हम यूज करते हैं जब डिफरेंस की बात आती है। तो इस ट्राइंगल में आप ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। देखो बेटा वेक्टर एडिशन बोल रहा हूं मैं, कौन सी दो साइड्स हैं जो सेम ऑर्डर में है, ओपी पी क्यू। इन ट्राइंगल ओपी क्यू आई विल से ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। ओपी प्लस पी क्यू इज ओ क्यू। बेटा जो ओपी वेक्टर है वो तो ए वेक्टर है, पी क्यू को मैंने नाम दे दिया डेल्टा ए वेक्टर, कुछ सी भी बोल सकते थे, बोलने में कुछ भी बोल दो। और ओ क्यू क्या है, बी वेक्टर। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, डेल्टा ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो आ गया ना डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली हमारा वेक्टर ए था, फाइनली बी बन गया, तो चेंज इन वेक्टर क्या हो गया, बी माइनस ए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, मतलब डेल्टा ए। ये तो आ गया, इसमें आपको ये पता है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, जितनी ए की लेंथ है उसको ए ही बोलेंगे। तो जब आप दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम लेते हैं तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2a sin थीटा बाय 2। ठीक है, नोट कर लीजिए, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही किया है बेटा। इस वेक्टर में जो डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखिए। एन एरोप्लेन is moving along a horizontal circular track, horizontal circular track, moving along a horizontal circular track with a uniform speed of 100 km per hour, with a uniform speed of 100 kmph. Calculate the change in velocity
of the aeroplane calculate change in velocity of the aeroplane during number 1/4 circle and during half circle. एक एरोप्लेन या कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में ऐसे मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ है और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, ये मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है और एरोप्लेन जा रहा है अलोंग दिस सर्कुलर ट्रैक। सपोज यहां से स्टार्ट हुआ, हम ऐसे सपोज यहां से स्टार्ट हुआ ए बी सी एंड डी। ए टू बी हो गया बेटा 1/4 सर्कल, ए टू सी हो गया हाफ सर्कल। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि स्पीड कांस्टेंट रही है, फिर चेंज क्यों पता कर रहे हैं? बेटा स्पीड कांस्टेंट रही है, वेलोसिटी नहीं। सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे जब काइनेमेटिक्स में आएंगे, तो वहां ये चीज आपको बताई जाएगी, डिटेल में भी दिखाएंगे इसको हम, कि अलोंग ए सर्कुलर पाथ बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। बेटा डायरेक्शन चेंज होगी तभी तो सर्कल बनेगा। ए पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन सपोज ये दे देता हूं मैं v1, एट पॉइंट बी सपोज ये डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। यहां वेलोसिटी v3 आ गई। सर्कुलर पाथ में ये याद रखो, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट ए पॉइंट इन सर्कुलर मोशन the direction of velocity at a particular point is obtained by drawing a tangent at that point. Is obtained by drawing a tangent at that point. ये क्वेश्चन में नहीं है, ये ऐसे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन रखें अपने पास कि जब भी सर्कुलर मोशन में आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, ड्रॉ ए टेंजेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट ए, यहां पर टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट। अब अभी देखिए, एरोप्लेन इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर पाथ है, कहीं फ्लाई कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल से। सर 1/2 सर जो 1/2 है ये 1/2 पाथ देखना ना, मैं कितना ट्रैवल हाफ किया। सर्कल, हाफ सर्कल लिख लो, 1/2 सर्कल मतलब हाफ सर्कल। हाँ मतलब ये, हाँ सर इसका आंसर आया मेरा 200 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इसका इसका यस, इसका सर अभी निकाल रहा हूँ। निकालो। तो इसने बोला, वैसे कौन बोल रहा था ये? सर रुद्र। रुद्र, रुद्र। तो एरोप्लेन इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पता करनी है बेटा, मतलब आपको पता करना है व्हाट इज, पहले तो देखो अगर यहां से स्टार्ट हुआ, ये v1 है, ये v2 है, एक तो आपको पता करना है कि v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और दूसरा आपको पता करना है v3, हाफ सर्कल यहां हुआ ना, v3 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा। ठीक है, देखिए 400 है शायद, 400। पहले ये देखो कि मैं यहाँ क्यों करवा रहा हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ वेक्टर्स में डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम, तो चेंज जब भी फाइंड करना है तो डिफरेंस की बात होती है। v2 और v1 के बीच में यहाँ देखिए बेटा पहले एंगल कितना है, ये हमारा v1 है, ये v2 है। व्हाट इज एंगल बिटवीन v1 एंड v2?
देखो सर 90 डिग्री। ये V2 है और ये V1 है, मतलब ऐसे देखो, ये V2 ये V1 है और ये V2 है। यहां देखने से आपको एंगल नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप दो वेक्टर्स को पैरेलल मूव करते हैं तो वो सेम रहते हैं ना। देखो ये V2 ये V1, तो पैरेलल मूव करके इसको यहां ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 90 डिग्री। या इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर ले जाओ। तो V1 और V2 के बीच में एंगल कितना है? द एंगल बिटवीन V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर इज 90 डिग्री, राइट। देयरफॉर V1 और V2 का मैग्नीट्यूड बराबर है बेटा, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है V, और वो दिया 100 kmph। तो V1 और V2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। सॉरी, कितना होगा? डेल्टा V विल बी इक्वल टू 2V साइन थीटा बाय 2। सो बेटा डेल्टा V का जो मैग्नीट्यूड रहेगा 2 इंटू 100 इंटू साइन 45, क्योंकि थीटा इज 90, तो फॉर्मूला है डिफरेंस में। सो ये आ गया आपके पास 200 इंटू 1/√2। बेटा 200 बाय रूट 2 जो है, रैशनलाइज करना है इसको, इसको आप बोल सकते हो 200 बाय रूट 2 इंटू √2/√2 बिकम्स 100√2 किलोमीटर पर आवर। डेल्टा V का मैग्नीट्यूड कितना बना? 100√2 किलोमीटर पर आवर। और So दूसरा पार्ट क्या था? तो 115.4 किलोमीटर पर आवर बन रहा है। 15 एक्सपैंड क्यों नहीं आएगा? 100 इंटू 1.414 आएगा ना, तो ये बनेगा 141.4। 41। 150 हाँ कैसे हाँ आए? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। फिर अगर आपको पता करना है बेटा V3 और V1 का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड, आपको सिर्फ ये देखना है कि V1 और V3 में एंगल कितना है। देखो V1 ऊपर की तरफ है, ऐसे है, अगर V1 ऐसे है तो V3 ऐसे है। आधे सर ऐसे गया हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, ऐसे गया 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 गया, गया घूमा और इधर से फिर इधर जा रहा है, तो यहाँ से डायरेक्शन इधर थी और इधर से डायरेक्शन ऐसे है। तो V3 और V1 के बीच में कितना एंगल है? एंगल बिटवीन V1 and V3 is 180 डिग्री। देयरफॉर जो डेल्टा V डैश बोल लेते हैं, अगर मैं बोलूं डेल्टा V डैश इज एक्चुअली V3 माइनस V1, तो इसका बेटा जो मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा V डैश का 2V साइन 180/2। 2V साइन 180/2, V तो दिया है 100, साइन 180/2 हुआ साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो इसको बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ट्रायंगुलर लॉ पैरेललोग्राम लॉ के बाद लेट अस डिस्कस द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन होता है मैनी साइडेड फिगर को बोलते हैं पॉलीगन। सपोज करिए आपके पास ऐसे एक पॉलीगन है, 1 2 3 4 साइड्स बना दी मैंने, और इन 4 साइड्स को मैं ऐसे वेक्टर बोल देता हूँ, से दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, एक और बना दो ई वेक्टर। अभी ये ओपन पॉलीगन है, ठीक है, इधर से अभी ओपन है। बेटा ये जो सारी की सारी, ये जो सारे के सारे वेक्टर्स हैं, ये सभी वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं। सेम ऑर्डर समझ में आया ना आपको? सेम ऑर्डर क्या होता है?
सेम ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? टिप टेल, जहां ए खत्म हुआ वहां से बी स्टार्ट हो गया, फिर जहां बी खत्म हुआ वहां से सी स्टार्ट हो गया, जहां सी खत्म हुआ वहां से डी स्टार्ट हो गया। सो इस तरह से ये चल रहा है कि ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं दे आर इन सेम ऑर्डर। ठीक है, यू जस्ट इमेजिन कि एक फुटबॉल, जैसे पहले भी एग्जांपल दी, यहाँ से एक फुटबॉल किक लगाता है, यहाँ पहुंच जाता है, फिर यहाँ पहुंच जाता है, फिर यहाँ पहुंच जाता है, ये इधर पहुंच जाता है, ये इधर पहुंच जाता है। तो अगर हम एक वेक्टर और बनाए, लेकिन वेक्टर कैसा बनाए? इन सबसे अपोजिट ऑर्डर में, इन सबसे अपोजिट ऑर्डर में बनाएंगे तो वो बनेगा बेटा ऐसा। सॉरी, इन सबसे अपोजिट ऑर्डर में अगर वेक्टर बनाया जाएगा तो वो वेक्टर बनेगा ऐसा। तो थिंक अबाउट इट, अगर ये वेक्टर मैंने बनाया है और इसका नाम रख दूं मैं एफ वेक्टर, तो मैं ये बोलूंगा इस एफ वेक्टर ने भी फुटबॉल को यहां से यहां पहुंचाया। इन सब ने मिलके जो किया वो इसने अकेले। ठीक, लेंथ मैटर नहीं करती है बेटा, व्हाट मैटर्स इज द ओवरऑल इफेक्ट, नॉट द ओवरऑल लेंथ। ये तो ऑब्वियसली ये सारी लेंथ मिलके तो इतनी नहीं हो सकती ना, ये लेंथ तो बहुत कम है, लेकिन इफेक्ट बराबर है। तो हम ये बोलेंगे इसको, स्टेटमेंट देखिए, किसी भी पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड है, द क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन, the closing side of a polygon taken in opposite order, taken in opposite order represents the resultant, resultant मतलब net effect, represents the resultant of all the other sides taken in same order. The closing side of a polygon taken in opposite order, opposite order है, ये सब same order में है, तो मैथमेटिकली लिखना होगा तो ऐसे लिखूंगा, क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर represents the resultant of all the other sides taken in same order, and we can very easily prove this. प्रूफ भी देखो इसको कैसे करना है, यहां से ऐसे डायगोनल बनाते जाओ, नाम देते जाओ, कुछ कुछ भी नाम, R1 R2 R3, ऐसे हम नाम देते जाते हैं। हम कैसे इसको देखो प्रूव करेंगे कि ये जो क्लोजिंग साइड है, दिस रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द अदर साइड्स व्हिच आर टेकन इन सेम ऑर्डर। अभी भी किसी को अगर ट्रायंगुलर लॉ में कंफ्यूजन है, ट्रायंगुलर लॉ नहीं समझ में आया था, तो अभी समझ लो। इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ दिखाई दे रही है बेटे, ट्रायंगल OPQ, किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो दो साइड्स सेम ऑर्डर में है उनका सम तीसरे के बराबर होगा जो अपोजिट साइड अपोजिट ऑर्डर में है। तो ये जो ट्रायंगल है OPQ, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो कौन सी दो साइड्स हैं जो सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर क्या होता है? टिप टेल, OP plus PQ equals to OP. OP is A, PQ is B, OQ is R1। ठीक है, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। बस ऐसे ही प्रोसीड करते जाओ, जैसे ये पहली वाली ट्रायंगल में लगाया, इसी तरह से इन ट्रायंगल OQR, OQR में लगाओ, OQ प्लस QR इज इक्वल टू OR। बेटा जो OQ है दैट इज R1, QR is C,
इक्वल्स टू ओ आर, दैट इज R2। तो R1 इधर से उठा के वैल्यू लिख दो, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू R2। देन कीप ऑन मूविंग, खुद करेंगे इसके बाद आप, 2 3 4। फाइनली आपके पास जब ये फोर्थ वाली ट्राइंगल में लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा F वेक्टर इक्वल्स टू R3 प्लस ई, और R3 आएगा R2 प्लस डी, R2 आया था R1 प्लस सी, R1 आया था A प्लस बी। तो फाइनली आपके पास ये बन जाता है। Closing side of a polygon is equal to the sum of all other sides which are in same order। ठीक है, ये है बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट। और यहाँ आपको एक चीज क्लियर हो गई कि पॉलीगन लॉ कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी ट्राइंगुलर लॉज। हर बार हर ट्राइंगल में क्या किया, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही अप्लाई किया है। ठीक है, पॉलीगन लॉ हो गया। वेक्टर एडिशन जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, हमारे पास वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इट विल बी लाइक प्रैक्टिस ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। देखो ये प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली प्रॉपर्टी है कि जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या मतलब होता है बेटा कम्यूटेटिव होने का? ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है वेक्टर एडिशन में। इट डजंट मैटर कि हम a प्लस बी कर रहे हैं या b प्लस ए कर रहे हैं, एडिशन में मैटर नहीं करता, एंड ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्शन में करता है। यू कैन नॉट से a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। इसे भी हम डायग्राम से प्रूव करते हैं। देखो मान लीजिए बेटा ये एक वेक्टर है a, जहां ये खत्म हुआ वहां से स्टार्ट हो गया b, फिर जैसे ये b है इसके पैरेलल इधर ले आओ, इसको यहाँ भी b बोलेंगे, a के पैरेलल में यहाँ ले जाओ, कर चुके हम ये सब पहले, इसको बोलेंगे a। और अब मैं एक डायगोनल अगर यहाँ बना लूं, डायगोनल बना लूं, नाम दे दूं OPQS। इन ट्राइंगल OPQ दिखाई दे रही है बेटा, ट्राइंगल OPQ कौन सी दो साइड सेम ऑर्डर में है? OP प्लस PQ इक्वल्स टू OQ। OP is A, PQ is B इक्वल टू OQ। R दे दो, नाम देना तो, कॉल इट एज इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल OSQ, OS प्लस SQ इज इक्वल टू OQ। बार बार वही आ रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, एक्चुअली रिपीट हो रहा है ना, इसलिए ऐसा लगेगा। OS क्या है? B, SQ क्या है? A इक्वल टू OQ इज R। ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट में क्या था? A प्लस बी इक्वल टू R, सेकेंड में आ गया B प्लस A इक्वल टू R। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A। फिनिश्ड। एक प्रॉपर्टी हो रहा है, इसको देख लीजिए पहले, इसमें कुछ डाउट है तो वो पूछो। एक प्रॉपर्टी हो रहा है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स भी हैं, ठीक है, वी हैव 3 वेक्टर्स A B C, उनको जैसे मर्जी ऑर्डर में ऐड कर लो आप, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट इट्स आल्सो वेरी कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। आपने अगर प्रूव करना होगा तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ।
जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। एक वेक्टर ए ले लो, एक वेक्टर ऐसे बी ले लो, एक वेक्टर ऐसे सी ले लीजिए, ठीक है। यहां से यहां ज्वाइन कर लो, कुछ नाम दे दो, आर दे दो नाम। फिर क्या करना है, क्योंकि 3 वेक्टर चाहिए ना इसलिए 3 लिए अब मैंने। फिर एक डायगोनल ये ले लेना, कुछ नाम रख लो इसका भी। एक डायगोनल यहां उठा लो ऐसे, R1, इसको R2 बोलो। तो बारी बारी से करना है। पहले लेना जैसे OPQS, पहले लेना OPQ, 4 ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगे आपको, आप खुद करें ना थोड़ा सा एफर्ट। OPQ में क्या आएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। फिर OQS में क्या आएगा, R1 प्लस, करूं मैं इन ट्राइंगल OPQ में A प्लस B इज इक्वल टू R1, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू R1। इन ट्राइंगल OQS, R1 प्लस C इज इक्वल टू R, R1 प्लस C इक्वल्स टू R। R1 तो A प्लस B है, तो लिखो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू R। फिर ऐसे ही, चलो आधा कर दिया मैंने। इन द सिमिलर वे, इसको इक्वेशन 1 बोलना। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट पार्ट में क्या करना, ये ट्राइंगल लेना, पहले लेना PQS, फिर लेना OPS, ठीक है। दोनों को बैलेंस करना, इसके बराबर पुट कर देना, क्योंकि राइट साइड दोनों का R ही आएगा, तो उसके लेफ्ट साइड में बनेगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन इज कंप्लीट, सब्ट्रैक्शन इज कंप्लीट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, मैंने जो DPP आपके साथ शेयर करी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। अदरवाइज कल हम स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जब पढ़ेंगे, डिवीजन तो होता नहीं है, तो एडिशन के फिर से क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए। वेक्टर रेजोल्यूशन हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.